दोस्तों आज का ये दौर एक ऐसा दौर आ चुका है कि आज के इस दौर में हम लोग एक ऐसे दौर के अंदर इंटर कर चुके हैं जहाँ पर जो परिवार के सदस्य होते हैं वही क्राइम कर रहे हैं। यानी परिवार के सदस्य ही अपने सदस्य को मार रहे हैं, उनके साथ में रेप कर रहे हैं, उनके शारीरिक शोषण कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें परिवार के अपने ही कर रहे हैं। जबकि दोस्तों हम लोग कहते हैं अपनी बच्चियों से, अपनी बेटियों से कि बाहर जाओ तो बहुत संभल के जाओ, क्योंकि बाहर कुछ ऐसे दरिंदे के बैठे हैं जो बेटियों के साथ में गलत काम करने से नहीं चूकते। लेकिन दोस्तों ज़रा सोचो कि एक बेटी, एक लड़की वो अपने घर के भी अंदर सुरक्षित नहीं है। दोस्तों हाल ही में आप लोगों ने देखा था कि मरने से पहले, सुसाइड करने से पहले एक लड़की ने लिखा था कि किसी भी लड़की के लिए माँ की कोख से ज़्यादा सुरक्षित दुनिया में और कोई जगह नहीं है। बेहतर यही होगा कि कोई लड़की अपनी माँ की कोख में ही रहे। दोस्तों जब उस लड़की ने सुसाइड नोट में ये सारी चीज़ें लिखी थी तो लोग अपना जो मुंह था उसको ढांक ले रहे थे। लोग शर्म के मारे छुपने की कोशिश कर रहे थे। लोगों का जो कलेजा था वो उनके मुंह को आ रहा था कि आखिर मरने से पहले इस लड़की ने जो अपना दर्द बयां किया है, यकीनन दोस्तों ये ऐसा दर्द था कि शायद अगर कोई इसको महसूस भी कर ले तो वो अपनी ज़िंदगी में कभी कोई गलत काम ना करे। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, आज की घटना में रिश्तों के, अवैध संबंधों के, क्राइम के एक ऐसे जाल में, ऐसे पेज में उलझी हुई कहानी है जिसको सुनने के बाद में वाकई आप लोग अपना माथा पकड़ लेंगे और आप लोग यही सोचेंगे कि परिवार के अंदर ही लोग इस तरीके का क्राइम कर रहे हैं और ऐसे लोगों को आखिर क्या ज़रूरत पड़ी है इस तरीके का क्राइम करने की। तो पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को बताऊँगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूँ आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाज़िर हूँ आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज की जो कहानी, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है बिहार प्रदेश की। और दोस्तों बिहार के अंदर एक ज़िला लगता है सहरसा ज़िला, और इसी ज़िले के अंतर्गत एक परिवार रहता है गाँव के अंदर। इस परिवार में जो परिवार के मुखिया हैं इनका नाम है दीप नारायण यादव। अच्छा, जो दीप नारायण यादव हैं इनके टोटल 2 बेटे हैं। पहला बेटा जिसका नाम मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन जो दूसरा बेटा है इसका नाम पवन यादव है। दोस्तों जो पवन यादव है ये छोटा वाला बेटा है, और जो बड़ा बेटा है उसकी शादी की जब उम्र हो जाती है तो जो दीप नारायण यादव होते हैं वो अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू करते हैं। अब दोस्तों उसके बाद में पास ही के गाँव में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम रूना देवी, जिसका परिवार काफ़ी अच्छा है, माता पिता भी अच्छे स्वभाव के हैं, रूना देवी देखने में भी खूबसूरत है, इसलिए दीप नारायण को अपने बेटे, जो बड़ा बेटा था, उसके लिए लड़की पसंद आ जाती है। उसके बाद में शादी की डेट, तारीख सब कुछ लग जाती है। और दोस्तों उसी तरीके से जो शादी की डेट फिक्स की गई थी उस तारीख पर आखिरकार शादी हो जाती है। जो रूना देवी थी ये शादी कर अपने पति के साथ में अपने ससुराल में रहने के लिए आ जाती है। अब दोस्तों रूना देवी, उसका पति और उसके ससुराल वाले सब बहुत प्यार से रह रहे थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। जो दीप नारायण जी हैं वो दादा भी बनते हैं, यानी जो रूना देवी है उनको एक बेटा भी होता है। उसके बाद में थोड़ा सा समय और गुजरता है, एक बेटी भी होती है, यानी रूना देवी के टोटल 2 बच्चे हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद में कुछ ऐसा होता है कि जो रूना देवी होती है उसके पति की अचानक से डेथ हो जाती है। अब दोस्तों जब पति की डेथ हो जाती है तो रूना देवी, अब उसके सामने बड़ी मुश्किल थी। उसकी ज़िंदगी में अब कोई ऐसा बचा नहीं था जिसके सहारे वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके। इसके बाद में उसको ख्याल आता है कि उसके 2 बच्चे हैं और क्यों ना ये अपनी सारी ज़िंदगी उन 2 बच्चों के सहारे ही गुजार दे। इसलिए ये फैसला करती है कि वो दूसरी शादी नहीं करेगी, बल्कि अपने दोनों बच्चों के साथ में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देगी। उनका जो भरण पोषण अच्छे से करेगी, उनकी अच्छे से परवरिश करेगी, जिसके बाद में बड़े होकर वो अपने पिता का नाम करे। दोस्तों धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरता रहता है। पति की मौत को तकरीबन 6 साल का वक्त गुजर जाता है और उसके बाद में एक दिन आता है 24 दिसंबर साल 2022। 24 दिसंबर साल 2022 को जो दीप नारायण है, जब वो सुबह को उठते हैं तो देखते क्या है, जो इनकी बहू है रूना देवी, उसकी किसी ने कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी है। यानी इतनी बेरहमी से रूना देवी की हत्या की गई है कि जिसकी वजह से उसके शरीर पर इतने गहरे घाव थे कि जिसको देखने से हैरत हो रही थी, डर लग रहा था। अब दोस्तों इस तरीके से जो दीप नारायण है जब अपनी बहू का कत्ल देखते हैं वो एकदम से घबरा जाते हैं, चीखने लगते हैं। जो रूना देवी थी उनके दोनों बच्चे भी आ जाते हैं, वो भी रोने लगते हैं कि माँ के साथ क्या हो गया। बेचारे 6 साल पहले पिता का साया उड़ गया, अब माँ की भी किसी ने हत्या कर दी।
मामला इतना ज़्यादा गंभीर था कि पूरे गांव के अंदर ये जो खबर थी आन फान में फैल जाती है। जो दीप नारायण होते हैं उनके घर का तो बुरा हाल होता है, सारे ही लोग रो रहे होते हैं, हज़ारों कतार रो रहे होते हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा होता क्या करें। अब दोस्तों वहीं से जो गांव के जो बस्ती के लोग आते हैं, उसी बस्ती के एक व्यक्ति जो था वो पुलिस को फ़ोन कर देता है। अब दोस्तों जो व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस को फ़ोन करने के बाद में कहता है कि साहब हमारे गांव के अंदर इस तरीके का हो गया, एक परिवार है, उस परिवार के अंदर एक महिला है रूना देवी जो कि विधवा है, उसके 2 बच्चे भी हैं और उसकी हत्या कर दी गई। अब दोस्तों जब पुलिस इस तरीके का मामला सुनती है, विधवा महिला की हत्या हुई है, तो पुलिस थोड़ा सा और ज़्यादा इस मामले में सक्रिय होती है। उसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंचती है। तो जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो देखती क्या है कि बात बिल्कुल सच है, एक महिला की हत्या की जा चुकी है। अब उसके बाद में पुलिस उस भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ती है। अच्छा, पुलिस को देख के भीड़ थोड़ी छटना भी शुरू हो जाती है। अब दोस्तों जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो सबसे पहले पुलिस उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और जो आस पड़ोस की जो जगहें थीं उन सारी जगहों को बहुत बारीकी से चेक करती है। फॉरेंसिक टीम भी पहुंचती है, डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया जाता है। उसके बाद में पुलिस अपनी सारी छानबीन करने के बाद में डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और डेड बॉडी को कस्टडी में लेने के बाद में सीधा इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब चूंकि दोस्तों डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी, अब वक्त था इस केस को सुलझाने का। आखिर इस महिला की हत्या किसने की, जो कि एक विधवा महिला है, 2 बच्चे हैं बस। अब दोस्तों उसके बाद में जो दीप नारायण होते हैं, जो इस महिला के ससुर होते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारी बहू की या फिर तुम्हारी किसी से हाल फिलहाल में कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी रही हो। तो जो दीप नारायण होते हैं वो 3 लोगों के ऊपर अपना शक जाहिर करते हैं। दरअसल ये तीनों ही लोग इनके पड़ोसी थे। पहले का नाम था सचिंद्र यादव। अच्छा, सचिंद्र यादव के 2 अन्य पड़ोसी भी। अब दोस्तों पुलिस पूछती है कि आखिर हत्या ये किस लिए कर सकते हैं, क्या वजह हो सकती है। तो जो दीप नारायण होते हैं कि हमारा ज़मीनी विवाद इन लोगों से चल रहा है और इन्हीं लोगों ने हमारे बहू की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की है। और इसमें जो मुख्य नाम वो लेते हैं सचिंद्र यादव का। अब दोस्तों पुलिस सचिंद्र यादव को उठाती है, बाकी के अन्य 2 लोगों को भी उठाती है। उसके बाद में इन्हें सबको पुलिस थाने लेके जाती है। अब दोस्तों पुलिस थाने ले जाने के बाद में पुलिस जब इनसे पूछताछ करती है तो पुलिस की पूछताछ में जितनी भी पुलिस पूछताछ करती है उन सारी पूछताछ में पुलिस को ऐसा लगता है कि इस कत्ल से इन तीनों का कोई ताल्लुक नहीं है, इन तीनों का कोई मतलब नहीं है। इसलिए पुलिस अपनी जाँच का दायरा अब और बढ़ाती है और पुलिस सादावाने में अपने मुखबिर इस गाँव के अंदर एक्टिव करती है। और पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर इस परिवार की किसी से कोई लेन देन ऐसा हो कि जिसके बारे में परिवार के कुछ सदस्यों को पता ना हो, या फिर रूना देवी जो कि विधवा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के साथ में उसके दोस्ती वाले ताल्लुकात हों, उसके बाद में किसी ने लड़ाई झगड़े में या फिर जलत में उसकी हत्या कर दी हो। अब दोस्तों पुलिस हर एंगल से जब छानबीन करती है, परिवार के अन्य लोगों से भी पूछताछ की जाती है। जो देवर होता है दीप नारायण, इससे भी पूछताछ की जाती है। सॉरी, जो दीप नारायण तो ससुर था, जो देवर होता है पवन यादव से भी पूछताछ की जाती है। अब दोस्तों पुलिस जब पवन यादव से पूछताछ करती है तो पवन यादव के जो जवाब होते हैं थोड़ा सा इधर उधर होते हैं। पहले पवन यादव का मोबाइल पुलिस लेती है तो उस मोबाइल पर खून के छींटों के निशान होते हैं। अब कहीं ना कहीं पुलिस को पवन यादव के ऊपर शक हो जाता है, इसलिए पुलिस अब उस पूरे घर की छानबीन करती है। और दोस्तों कमरे के अंदर ही कोने के अंदर खून से लथपथ सनी हुई कुल्हाड़ी मिल जाती है। अब दोस्तों जब वो कुल्हाड़ी मिलती है तो पुलिस का जो शक था अब यकीन में बदल चुका था। इसलिए पुलिस पवन यादव को उठाती है। उठाने के बाद में सीधे से पुलिस थाने लेके जाती है और पुलिस थाने ले जाने के बाद में पुलिस इस पर सख्ती दिखाती है। तो शुरुआत में तो ये पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों जब पुलिस इसके ऊपर सख्ती दिखाती है तो ये पुलिस के सामने टूटता भी है। और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाता है दोस्तों, वाकई वो कहानी एक ऐसी कहानी होती है कि जिसको सुनने के बाद में आप लोग अपना माथा पकड़ लेंगे। दरअसल पवन यादव बताता है कि जो उसके बड़े भैया हैं उनकी मृत्यु 6 साल पहले हो चुकी है और उसके बाद में मेरी भाभी विधवा हो जाती हैं। आए दिन वो परेशान भी रहती है। जब मेरी भाभी परेशान रहती है तो मैं उनके पास में जाता हूँ और कहता हूँ कि भैया इस दुनिया से चले गए, मैं उनकी कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ सहारा ज़रूर दे सकता हूँ, तुम्हें तुम्हारी जीने की वजह दे सकता हूँ, तुम्हें तुम्हारे मुस्कुराने की वजह दे सकता हूँ। अच्छा, जो रूना देवी थी, जब इस तरीके से ये देवर उसको कन्विंस करता है, ये भी कहीं ना कहीं उसकी बातों में आ जाती है। अब दोस्तों उसके बाद में इन देवर भाभीियों के बीच में खिचड़ी पकने लगती है। इन दोनों के बीच में अवैध रिश्ते शुरू हो जाते हैं। रूना देवी पवन यादव के ऊपर अपना दिल हार जाती है और उसके बाद में अक्सर अब इन दोनों के बीच में जितनी भी मर्यादाएं थी वो सारी टूट जाती हैं, जितने भी रिश्तों की जो बंदिशें थी वो सारी टूट जाती हैं। उसके बाद में रूना देवी के ही घर के अंदर उसी के बेड के ऊपर इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं।
अब दोस्तों जब इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं तो उसके बाद में जो रूना देवी थी, जो कि 6 साल से उसका जो पति था जिसकी मौत हो चुकी थी, उसके बाद में वो शायद शारीरिक सुख के लिए तरस रही थी और यहीं पर उसके देवर ने उसका फ़ायदा उठा लिया। उसके बाद में इन दोनों के बीच में जब शारीरिक संबंध बनना शुरू होते हैं तो फिर रुकने का नाम नहीं लेते। जब लगातार शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाते हैं उसके बाद में ये जो पवन यादव था और जो रूना देवी थी, दोनों एक दूसरे के साथ में पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। इन दोनों के बीच में झगड़ा भी होता है, आए दिन इन दोनों के बीच में तकरार भी होती है, शारीरिक संबंध भी बनते हैं। ये सारी चीज़ें लगातार चलती रहती हैं। लेकिन दोस्तों जो तारीख मैंने आपको बताई 24 दिसंबर साल 2022, 24 दिसंबर से एक दिन पहले यानी 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर की रात में जो पवन यादव होता है वो रूना देवी अपनी विधवा भाभी के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है और संबंध बनाते समय इन दोनों के बीच में कुछ अनबन हो जाती है। जब इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अनबन हो जाती है तो उसके बाद में पवन यादव वहाँ से चला जाता है और वहाँ से जाने के बाद में ये बहुत ज़्यादा शराब पीता है। कहा यह भी जाता है जो पवन यादव है ये पियक्कड़ किस्म का आदमी था। जब ये काफ़ी ज़्यादा शराब पी लेता है, शराब के नशे में धुत हो जाता है, उसके बाद में अपने घर से कुल्हाड़ी उठाता है और कुल्हाड़ी उठाने के बाद में जब इसकी विधवा भाभी किचन के अंदर काम कर रही होती है उसी समय पीछे से ही जाता है और कुल्हाड़ी से उसके ऊपर एक के बाद एक कई सारे वार करता है, जिसकी वजह से जो रूना देवी थी उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद में ये लोग शव को बाहर एक चारपाई पर डाल देते हैं, इसमें पूरे परिवार मिला हुआ था और उसके बाद में ये लोग पड़ोसियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। वाकई दोस्तों पड़ोसियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था, लेकिन पुलिस ने अपनी छानबीन की। पुलिस की तफ्तीश में ये मिला जो भी पड़ोसी हैं ये बेगुनाह हैं, उनको सबको बाइज्जत बरी किया जाता है और ये जो देवर था इसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में इसे संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इसको जेल भेजा जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखो जो परिवार का मुखिया है जिसका नाम दीप नारायण, उसने बड़ी ही चालाकी से इस पूरे केस में पड़ोसियों को फंसाने की कोशिश की और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा मुस्तैदी दिखाई और इस पूरे केस का खुलासा मात्र 24 से 48 घंटे के भीतर ही कर दिया। फिलहाल दोस्तों आप लोग इस देवर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, ससुर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, या फिर इसमें रूना देवी की भी कोई गलती थी, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएँ। सो दोस्तों हमारे वीडियोज़ पर जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें खान हैं, लिखते हैं आज की स्टोरी साल 2014 में हुई थी और साल 2019 में कत्ल हुआ, बेटी 15 साल की कैसे हो गई। तो भाई बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया था और मैं आपको रिप्लाई भी करना चाह रहा था, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बताया। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, तो भैया आपका शुक्रिया। यूज़र करके हैं, लिखते हैं ऑल द बेस्ट भाई, आप बच्चों की अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दो। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शीलनिधि हैं, लिखते हैं आज की स्टोरी बेहद रोमांटिक है, अच्छी लगी मलिक भाई। तो शीलनिधि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बालेश्वर बिहारी जी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, बेटी ने माँ का राज खोला, ऐसा हर कहानी में कैसे भी राज खुल ही जाता है, थैंक्स सर जी। तो बालेश्वर बिहारी जी आपने बहुत अच्छी बात कही, क्राइम किसी भी तरीके से किया जाए, कितना ही राज उसको बनाया जाए, लेकिन ये राज खुल जाता है। उसके बाद में सुबोध जी हैं, लिखते हैं कीप गोइंग लाइक दिस वे, सुबोध कुमार BSF सिलीगुड़ी। तो सुबोध कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बॉर्डर से हमारी कहानी सुनते हैं। सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं लव यू मलिक भाईजान, नाइस स्टोरी, सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से। तो सुरेंद्र कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल बहादुर सिंह जी हैं, लिखते हैं लंदन से हम कहानी सुनते हैं, नाइस जॉब मलिक जी। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रहने सुनील त्यागी, शियाना बुलंदशहर। तो भाई आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। सेंट्रल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं, भैया बहुत बहुत शुक्रिया। आसफा खान अहमद हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आप खैरियत से हैं। मल्लवान है भाई, मल्लवा नहीं है, ये हमारे ज़िले की बात है, मैं कुवैत से आपकी कहानी सुनता हूँ, नाम में मिस्टेक है भाई, मल्लवान है, मल्लवा नहीं। तो भाई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर में हम लोग देखते हैं तो कई सारे आर्टिकल खंगालने के बाद में कई सारे जब हम स्टोरी लिखते हैं तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। खैर आपने मुझे बताया, आपका शुक्रिया। AS 617 यानी अनिल सालुंके जी, लिखते हैं आज आपने मेरे कमेंट्स को ड्रॉप आउट कर दिया। तो अनिल सालुंके जी आप कई बार इस तरीके की शिकायत करते हैं कि आपके कमेंट्स को मैं ड्रॉप आउट करता हूँ, लेकिन ऐसा सच में होता नहीं है। हो सकता है कि आप लाइव के समय पे कमेंट्स करते हो या फिर आपका कमेंट्स आ ही ना पाता हो, यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ हो तो यूट्यूब खुद भी रिमूव कर देता है। तो मैं आपका कमेंट्स कभी भी स्किप नहीं करता क्योंकि आप मेरे सबसे चहेते व्यूअर हैं। बहरहाल आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बताया।
उसके बाद में SK4 है, लिखते हैं स्टोरी सुनाने से जल्दी तो तुझे कमेंट्स पढ़ने की होती है। 10 मिनट की स्टोरी में 2 मिनट्स का इंट्रो और 5 मिनट्स कमेंट्स पढ़ने में निकल देता है। इससे अच्छा तो तू स्टोरी मत सुना, रिप्लाई कर मुझे। तो SK4 भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि 10 मिनट की तो स्टोरी मेरी होती ही नहीं है, 17 से 18 मिनट की होती है। 1.5 मिनट का इंट्रो होता है और 4 मिनट के कमेंट। 14 से 15 मिनट की स्टोरी आराम से होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्टोरी छोटी होती है तो आपसे थोड़ी बातें हो जाती हैं, लेकिन आमतौर पे अगर आप लोग देखते हैं तो 20 से 25 मिनट की स्टोरी मैं सुनाता था आपको। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है आसमा का, लिखते हैं मेरे तो हस्बैंड ने टाइटैनिक में बिठाया और बीच समंदर में धक्का दे दिया। वाकई आसमा ये आपके साथ में बहुत गलत हुआ। और इस पे MD शाहजहाँ हैं, लिखते हैं गलत हुआ आपके साथ। तो बहन आपके साथ में ज़रूर गलत हुआ है, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वहाँ से निकल कर हमें कमेंट्स भी किया। बहरहाल ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे दोस्तों जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ जो कमेंट्स का सिलसिला है ये लगातार बरकरार रहेगा और आप इसी तरीके से अपना प्यार दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।